न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेफर एंड एनक्लोजर्स। एक्चुअली ये टॉपिक नॉर्मली एग्जाम से पूछा नहीं जाता, लेकिन ये हमें आगे के मल्टीवे स्पीकर्स में जो है एनक्लोजर का जो पार्ट है वो आता है, इसलिए वो हमें समझने के लिए ये पार्ट पढ़ना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं बेफल से। बेफल एक्चुअली होता क्या है, एक फ्लैट जो है दृढ़ मटेरियल होता है, जो फ्लैट टाइप का होता है। उसमें लाउड स्पीकर कोन के किनारों को बढ़ा दिया जाता है उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए। वह दृढ़ तथा फ्लैट मटेरियल जो कि लाउड स्पीकर कोन के किनारों को बढ़ाकर उसकी प्रभावी लंबाई बढ़ाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, बेफल कहलाता है। मतलब हमें लाउड स्पीकर कोन की जो है वो प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ जो है बढ़ानी होती है, उसके लिए बेफल यूज करते हैं। दृढ़ और फ्लैट मटेरियल यूज किया जाता है। बेफल का प्रयोग करके होता क्या है, लो फ्रिक्वेंसीज का जो अटेन्यूएशन है, मतलब उनको छीन होने से बचाया जा सकता है। बेफल का प्रयोग करके लो फ्रिक्वेंसीज को अटेन्यूएट होने से बचाया जा सकता है। अभी लो फ्रिक्वेंसीज अटेन्यूएट कैसे हो जाती हैं और इफेक्टिव लंबाई बढ़ाने से ये जो है क्या नाम है कैसे अटेन्यूएट होने से बच जाती हैं, ये हम अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में धीरे धीरे आज के लेक्चर में। अब इसमें देखते हैं नीड ऑफ बेफल क्या है, बेफल की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब एक्चुअली अटेन्यूएशन हो क्यों रहा है, या फिर समझ लीजिए कि बेफल की आवश्यकता क्यों है। होता क्या है, हमने तो जो लाउड स्पीकर देखे हैं उसमें क्या है, कोन के दोनों ओर हैं, फ्रंट में बैक में, दोनों में एयर होती है। तो कोन जो है दोनों ओर से साउंड, दोनों ओर साउंड रेडिएट करता है भाई, बैक में भी और फ्रंट में, दोनों में एयर है तो दोनों ओर ही साउंड रेडिएट करता है। तो होगा क्या, इसको देखेंगे कि कोन जो है जब फॉरवर्ड आगे मूव करेगा तो कोन के आगे वाली एयर जो है वो कंप्रेस होगी और पीछे वाली एयर में जो है विरुलर मतलब रेयरफेक्शन होगा। तो जब कोन फॉरवर्ड आगे की ओर मूव करता है तो कोन के आगे वाली जो फ्रंट वाली एयर है उसमें संपीड़न कंप्रेशन तथा पीछे वाली बैक एयर में विरुलर रेयरफेक्शन उत्पन्न होते हैं। ये सिंपल सी समझने वाली चीज़ है। जब आगे चलेगा तो आगे वाली यहाँ पे दबाव डालेगा तो इसलिए वो कंप्रेस होगी, पीछे वाली जो है वो उसमें रेयरफेक्शन होगा। जस्ट उल्टा होगा जब कोन बैकवर्ड मूव करेगा। कोन बैकवर्ड पीछे की ओर मूव करता है तो कोन के पीछे वाली ईयर में संपीड़न होगा और आगे वाली ईयर में विंडन उत्पन्न होते हैं। मतलब जब कोन बैकवर्ड मूव करेगा तो आगे वाली जो एयर है उसमें रेयरफेक्शन होगा और बैक वाली एयर में कंप्रेशन होगा, क्योंकि पीछे की मूव कर रहा है तो पीछे वाले में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कि उसको दबाव डालेगा उसको, तो आगे वाले में विंडन होगा। तो होता क्या है कि कोन के आगे और पीछे वाली ईयर में जो है उत्पन्न होने वाली साउंड वेव्स क्या होंगी, ध्वनि तरंगे आपस में अपोजिट फेज में होंगी। मतलब अपोजिट फेज का मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगी, विपरीत कला में होती हैं। तो पीछे की साउंड वेव्स लीक या डिफ्लेक्ट होकर जब आगे की साउंड वेव से मिलती हैं, ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, पीछे वाली वेव्स जो हैं 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है आगे वाली वेव से, तो जब वो दोनों से मिलेंगी तो क्या होगा, एक तरह से इंटरफेरेंस टाइप का हो रहा है, वो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगी। तो इसमें डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि कोन है यूनिट, इसके बैक ऑफ द कोन में भी एयर है और फ्रंट में भी है। तो फ्रंट ऑफ द कोन और बैक ऑफ द कोन दोनों से आने वाली वेव्स कमिंग फ्रॉम द बैक और वेव्स कमिंग फ्रॉम द बैक फ्रंट वेव से आगे मिलेंगी। तो यदि पाथ लेंथ जो है λ/2 से काफ़ी कम होगी तो फ्रंट वेव्स व बैक वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तथा लाउड स्पीकर का रिस्पॉन्स घट जाएगा। तो अभी तक का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो कोन है लाउड स्पीकर का उसमें दोनों तरफ एयर होती है, और जब कोन आगे मूव करता है तो आगे वाले एयर को कंप्रेस करता है, पीछे वाली को जो है रियर फ्रैक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब आगे वाली पर संपीड़न होगा और पीछे वाली एयर में विंडन होगा। और जब कोन पीछे की तरफ मूव करेगा तो उसमें पीछे वाली एयर में संपीड़न होगा और आगे वाली एयर में विंडन होगा। तो इस कारण से होगा क्या कि दोनों जो आगे वाली और पीछे वाली वेव्स हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होंगी। जो साउंड वेव्स पीछे से भी आ रही है और आगे से भी जा रही हैं, दोनों तरफ से साउंड वेव्स जा रही हैं, उन दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। इसलिए वो यदि पाथ लेंथ जो है λ/2 से कम है दोनों वेव्स के बीच में, फ्रंट वेव और बैक वेव के बीच में जो पाथ लेंथ है मतलब पाथ डिफरेंस है वो λ/2 से काफ़ी कम होगा, तो फ्रंट वेव और बैक वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और लाउड स्पीकर का जो रिस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पॉइंट वाइज लिखी है कि यदि यह पाथ λ/2 की अपेक्षा कम होता है तो ये दोनों वेव्स एक दूसरे को लगभग कैंसिल कर देती हैं, जिससे लाउड स्पीकर की रिस्पॉन्स तेज़ी से घट जाती है। बैक टू फ्रंट कैंसिलेशन इसमें दिखाया भी गया है।
कि यदि एक वेव है जिसमें साउंड वेव्स फ्रॉम बैक ऑफ कॉन है, वो टेंड्स टू कैंसिल द फ्रॉम द फ्रंट। इसमें दिखाई दे रहा है कि प्रेशर वेव जो बैक ऑफ कॉन है वो डॉटेड से दिखाया गया है, और प्रेशर वेव फ्रॉम फ्रंट ऑफ कॉन जो है कंटिन्यूस लाइन से दिखाया गया है। ये फ्रंट वेव और बैक वेव जो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो साउंड वेव फ्रॉम बैक ऑफ कॉन टेंड्स टू कैंसिल द वेव फ्रॉम द फ्रंट, मतलब कैंसिल करने की कोशिश करती हैं, उस स्थिति में है। तो यदि रेडिएट की गई ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कम होगी तो क्या होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यदि आवृत्ति कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इन वेव्स के मध्य जो है पाथ डिफरेंस लैम्डा की तुलना में काफ़ी कम हो जाता है। पाथ डिफरेंस एक्चुअली जो है जब हमारा लैम्डा बढ़ गया है तो वो λ/2 के कंपैरिजन में जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो इन दोनों तरंग के मध्य जो कालांतर है, फेज डिफरेंस है, वो 160 डिग्री होने के कारण 180 डिग्री फेज डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, रेडिएट एनर्जी बहुत कम हो जाती है। जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो यदि हम देखें तो कम आवृत्ति वाली तरंगे जो हैं उनका छीनन ज़्यादा हो रहा है, मतलब उनका अटेन्यूएशन ज़्यादा हो रहा है। तो उनको अटेन्यूएशन से बचाने के लिए एक फिजिकल बैरियर की आवश्यकता होगी, और उस फिजिकल बैरियर को ही बैफल कहते हैं। तो इसे पॉइंट वाइज लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे, अतः कम आवृत्ति वाली तरंगों को छीनन से बचाव के छीनन से बचाव के लिए एक फिजिकल बैरियर का यूज करके इनफ्रंट तथा बैक वेव्स तरंगों के मध्य की प्रभावी लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तथा इससे पाथ डिफरेंस बढ़ जाता है, और फिजिकल बैरियर जो है ये बैफल कहलाता है। मतलब दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो बढ़ाया जाता है। तो एक तरह से ये लीजिए कि कौन की जो है प्रभावी लंबाई बढ़ाई जा रही है, तो उसकी जो है दोनों के बीच की तरंगों के बीच की प्रभावी लंबाई बढ़ा दी जाती है, जिससे पाथ डिफरेंस बढ़ जाता है। और इस तरीके से जो है लो फ्रिक्वेंसी जो उनका टेंशन कम हो जाता है। तो इस जो टेक्निक है जिसके लिए मतलब है एक तरह से फिजिकल बैरियर यूज कर रहे हैं, उस फिजिकल बैरियर को बैफल कहते हैं। बैफल 4 टाइप के होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट बैफल और एनक्लोजर और बास रिफ्लेक्स बैफल। इन चारों के बारे में ब्रीफ में देख लेते हैं क्या क्या होता है। फाइनाइट बैफल एक तरह से जैसे टीवी रिसीवर है, हमारा रेडियो रिसीवर है, उसकी लकड़ी वाली जो कैबिनेट होती है, टीवी रिसीवर या रेडियो रिसीवर की लकड़ी वाली कैबिनेट जो है वो फाइनाइट बैफल का एक एग्जाम्पल है। ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होते नहीं है। इनमें क्या होता है कि डिफ्रैक्शन के कारण जो है लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का अटेन्यूएशन होता है, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। इनफाइनाइट बैफल की यदि बात करें तो इनकी जो लेटरल डायमेंशंस हैं वो बहुत जो है अनंत होनी चाहिए। आइडियली इसमें प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है इनकी डायमेंशंस लार्ज होनी चाहिए। अब लेकिन डायमेंशन जो है बहुत ज़्यादा क्या नाम है लार्ज नहीं हो सकती हैं। तो इस टाइप से एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें उन डायमेंशंस को जो है कम रखना होगा। बहुत ज़्यादा लार्ज प्रैक्टिकली हमें लार्ज ना होगा, लेकिन आइडियली जो है वो डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। एक देख सकते हैं डायग्राम में, इसमें जो हमारी डायमेंशंस हैं वो कह रहे हैं कि ये इनफाइनाइट टाइप की होनी चाहिए। ये इसका एक डायग्राम है, इनफाइनाइट बैफल का एक एग्जांपल है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो आदर्श अनंत बैफल है उसमें अनंत लिटरल डायमेंशंस होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार का जो बैफल है वो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए बैफल की डायमेंशन जो है हमें प्रैक्टिकली देखें तो बैफल के इनफाइनाइट बैफल के डायमेंशन बहुत अधिक होने चाहिए। तो इसकी साइज को कम करने के लिए कई डिज़ाइंस यूज़ किए जाते हैं, और उनमें से एक डिज़ाइन जो है वो फोल्डेड बैफल है। उसमें होता क्या है कि बैफल को जो है कोने पर मोड़ दिया जाता है। साइज को कम करने के लिए कई डिज़ाइन यूज किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल है फोल्डेड बैफल। तो डायग्राम दिखा देते हैं फोल्डेड बैफल कैसा होता है। ये फोल्डेड बैफल है, इसमें क्या है कि बैफल को जो है कोने पर मोड़ दिया जाता है। बैफल की डायमेंशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और यदि इतनी ज़्यादा हो तो उसको किस तरह से हम कहें कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि वह फ्रीक्वेंसी जिस पर पाथ डिफरेंस λ/2 है न्यूनतम प्रयुक्त की जाने वाली फ्रीक्वेंसी से काफ़ी कम हो। तो ऐसे बैफल को इनफाइनाइट बैफल कहा जा सकता है। एक तरह से हम एक प्रैक्टिकल कंडीशन कह रहे हैं कि बैफल की डायमेंशन इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती, फिजिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि बैफल की डायमेंशन इतनी ज़्यादा है कि फ्रीक्वेंसी जिस पर पाथ डिफरेंस λ/2 होना है वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम यूज्ड फ्रीक्वेंसी से काफ़ी कम होनी चाहिए, तो बैफल को इनफाइनाइट बैफल कहा जा सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो किसी घर की दीवार में एक पतला सा यदि छेद है
तो दीवार के पीछे की जो साउंड है उसको स्पीकर के फ्रंट में आने से रोका जा सकता है दीवार के द्वारा। घर की दीवार है, उसमें पर्दा छेद है, तो दीवार क्या करती है, पीछे के साउंड को स्पीकर के फ्रंट में आने से रोक देगी तथा इस प्रकार दीवार इनफाइनाइट बैफल की तरह कार्य या व्यवहार करेगी। इसके बाद एनक्लोजर के बारे में यदि बात करें तो एनक्लोजर क्या है, यदि किसी लाउडस्पीकर को आगे से खुले एक डिब्बे में बॉक्स में बंद कर दें तो यह बॉक्स एक इनफाइनाइट बैफल का कार्य करता है, क्योंकि यह कोन के पीछे की वेव्स को आगे आने से रोक देता है। मतलब हुआ क्या है कि लाउडस्पीकर है हमारे पास, उसको हमने आगे से खुले एक डब्बे में बंद कर दिया है, तो होगा क्या, एक बॉक्स जो है इनफाइनाइट बैफल की तरह कार्य करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें कोन के पीछे की वेव्स जो है वो आगे आ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो जो है एक बंद डब्बे में रखा हुआ है, आगे से खुला हुआ है, तो आगे की वेव्स तो आगे जा रही है लेकिन पीछे वाली वेव्स आगे आने से रुक जाएंगी। तो यदि किसी लाउडस्पीकर को आगे से खुले डब्बे में बंद कर दें तब यह बॉक्स एक इनफाइनाइट बैफल का कार्य करता है, क्योंकि यह कोन के पीछे की वेव्स को आगे आने से रोक देता है। इस प्रकार का जो क्लोज्ड बॉक्स है एनक्लोजर कहलाता है। उसका डायग्राम भी इसमें है। ये बेसिक एनक्लोजर है, इसमें जो है आगे से खुला हुआ है, एक बंद डब्बा है, उसमें हमने लाउडस्पीकर को बंद कर दिया है। तो एनक्लोजर के जो आगे की ओपनिंग है, एनक्लोजर के आगे की ओपनिंग से कोन जो है अपनी फ्रंट वाले एयर को तो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन ट्रांसमिट कर दिया, लेकिन जबकि बंद डिब्बा है इसलिए पीछे वाली वेव्स आगे नहीं आ सकती। एनक्लोजर के लिए ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, नॉर्मली ये एग्जाम से नहीं पूछ जाती हैं। एनक्लोजर के लिए 18 मिलीमीटर मोटाई वाली प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉलिड टिम्बर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि टिम्बर ग्रेन लकड़ी के सूक्ष्म कण कहते हैं हिंदी में, ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर कई फ्रिक्वेंसीज पर अनुनाद उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब उसमें रेजोनेंस हो सकता है। जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज है उसके अंदर किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज पर इसमें रेजोनेंस हो सकता है, इसलिए सॉलिड टिम्बर यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठोस लकड़ी यूज़ नहीं करनी चाहिए और जो है का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि टिम्बर ग्रेन में क्या हो सकता है, ऑडियो आवृत्ति रेंज के अंदर कई आवृत्तियों पर रेजोनेंस उत्पन्न हो सकता है। हमें 18 मिलीमीटर मोटाई वाली प्लाईवुड का इस्तेमाल करना चाहिए। बॉक्स जो है एयर टाइट होना चाहिए तथा सारे जोड़ अच्छे से चिपके होने चाहिए। मतलब ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं, मतलब प्रिकॉशंस हैं कैसे कैसे डिज़ाइनिंग में जो है एनक्लोजर के जो ध्यान रखनी चाहिए। बॉक्स एयर टाइट होना चाहिए तथा सारे जोड़ अच्छे से चिपके होने चाहिए तथा बैकबोन के सारे तार व टर्मिनल प्रॉपर्ली सील होने चाहिए। लाउडस्पीकर कोन के लिए होल एक्यूरेटली काटा जाना चाहिए, मतलब जितना हमारा कोन का साइज है उतना ही होल काटा जाना चाहिए, जिससे कोन में एडहेसिव की सहायता से प्रॉपर सीलिंग कर देनी चाहिए। मतलब जो चिपकाया जाएगा वो एडहेसिव के साथ चिपका के प्रॉपर सीलिंग कर देनी चाहिए, ताकि वहाँ से कोई एयर जो है लीक ना कर सके, वायु लीक ना कर सके। और ये हमारा इनक्लोजर का इफेक्ट दिखाया गया है, इफेक्ट ऑफ इनक्लोजर कंप्लायंस ऑन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस चीज़ को दिखाने के लिए हम ये जो है एक इक्विवेलेंट डायग्राम दिखा रहे हैं इसका, जो बेसिक एनक्लोजर का इक्विवेलेंट डायग्राम है, उसमें इफेक्ट ऑफ एनक्लोजर कंप्लायंस ऑन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब होता क्या है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर प्रभाव पड़ता है एनक्लोजर का, वो इस इक्विवेलेंट डायग्राम से हम समझ सकते हैं। इसमें CA है, CC, LC। ये CA जो है इफेक्ट ऑफ एनक्लोजर है और CC LC जो है कौन सर्किट के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L जो है RL जो है वो लोड रेजिस्टेंस है। इनके बारे में कुछ पॉइंट वाइज हम डिटेल देख लेते हैं कि इसमें इफेक्ट ऑफ एनक्लोजर कंप्लायंस ऑन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या बताने की कोशिश की जा रही है। बॉक्स के अंदर की जो एयर है उसमें कोई मोशन नहीं होती है, कोई गति नहीं होती है, क्योंकि वो बंद डब्बा है अंदर से, तो बॉक्स के अंदर के एयर में जो कोई मोशन नहीं होगी तो उसमें इनर्टनेस नहीं होती। इनर्टनेस जो है एक तरह से उसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। और वाइब्रेटिंग कोन का जो दाब है, मतलब कैबिनेट या कक्ष के अंदर की वायु में दाब परिवर्तन उत्पन्न करता ही करता है। जो हमारा वाइब्रेटिंग कोन है उसका जो प्रेशर होगा वो कक्ष के अंदर की वायु में प्रेशर तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, जिसके कारण कंप्लायंस या कैपेसिटी इफेक्ट उत्पन्न होता है। मतलब जो इसमें हम एनक्लोजर की बात कर रहे हैं उसमें जो है वो केवल CA की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें कैपेसिटी इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई मोशन नहीं है इसलिए उसमें इनर्टनेस या फिर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो वाइब्रेटिंग कोन है उसकी वजह से
ये कंप्लायंस आएंगे, कैपेसिटी इफेक्ट जरूर आएगा, ये कौन की बात कर रहे हैं। और यह जो कैपेसिटी इफेक्ट है वो सिस्टम की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है। ये क्या है, कैबिनेट में बंद वायु का कंप्लायंस है। सीसी और एलसी दोनों सीरीज में है, एक कौन कंप्लायंस है, एक कौन का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो इंडक्टेंस के रूप में दिखाया जाता है। और सी और सीसी दोनों सीरीज में है, तो यदि कैपेसिटेंस को दो को सीरीज में जोड़ा गया तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, सी ए सी सी अपॉन सी ए प्लस सी सी, ये सी इक्विवेलेंट है। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि सी इक्विवेलेंट कट गया है। पैरेलल में हमने सीरीज में यदि कैपेसिटर जोड़े हैं तो उसको हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट में वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमें बेसिक फिजिक्स से पता है कि ये जो है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी इक्विवेलेंट होती है। मतलब कैपेसिटेंस जो है घट जाएगा, इसलिए फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमने देखा। अब जो तीसरे हमने 3 टाइप के देख लिए, फाइनाइट बैफल, इनफाइनाइट बैफल, एनक्लोजर, और चौथा है बास रिफ्लेक्स बैफल। बास एक्चुअली लो फ्रिक्वेंसीज के लिए यूज किया जाता है, बास टर्म जो है। तो बास रिफ्लेक्स बैफल, इसमें जो है क्या होता है, एक पोर्ट एक्स्ट्रा नीचे कटा हुआ है एनक्लोजर के रेस्पेक्ट में। देखा जाए क्या डिफरेंस है, इसमें कोन के पीछे के रेडिएशंस आगे के रेडिएशंस को कैंसिल करने के बजाय और अधिक मजबूत कर देते हैं। ये हमारी बेसिक प्रिंसिपल है इसकी, मतलब आगे के और पीछे के रेडिएशंस आपस में जो है सेम फेज में होने चाहिए, जिससे कि कोन के पीछे के रेडिएशंस आगे के रेडिएशंस को कैंसिल करने के बजाय और अधिक मजबूत कर देते हैं। तो इसमें डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि नीचे एक कट या एक पोर्ट है, बाकी एनक्लोजर जैसा। इसमें एनक्लोजर के अंदर एक पोर्ट या कट बना दिया जाता है जो अंदर की वायु को एक अतिरिक्त λ/2 का फेज पाथ डिफरेंस प्रदान कर देता है। अतः कोन की फ्रंट वेव्स तथा बैक वेव्स के मध्य कुल कालांतर टोटल फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाता है तथा दोनों वेव्स ऐड हो जाती है। मतलब हमारे पास जो फ्रंट से आने वाले वेव्स हैं और बैक वेव्स हैं उनमें फेज डिफरेंस 360 डिग्री हो जाता है, वो एक दूसरे को कैंसिल करने के बजाय क्या करेंगी, एड अप हो जाएंगी। एनक्लोजर के अंदर एक पोर्ट बना देने से ऐसा होता है। और इसका इक्विवेलेंट एकस्टिक सर्किट फॉर बास रिफ्लेक्स एनक्लोजर हमने इसमें दिखाया है। इसमें दो जो है रेजोनेंट सर्किट है, एक पोर्ट का सर्किट है, एक जो है हमारे कोन का सर्किट है, एलपी आरपी है और सीए, ये एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट बना रहे हैं, और सीसी और एलसी जो है सीरीज रेजोनेंट सर्किट बना रहे हैं। सीसीए जो है वो कंप्लायंस ऑफ एयर इन द बॉक्स है, एलपी आरपी जो है वो पोर्ट के लिए इक्विवेलेंट है, और सीसी एलसी हमने पहले भी देखे हैं कौन सर्किट है। लोड रेजिस्टेंस आरएल है और एक सोर्स है। तो इसमें होता क्या है, पोर्ट एयर में जो है इनर्टनेस उत्पन्न करता है तथा फ्रिक्शन भी उत्पन्न करता है। तो इनर्टनेस जो है एक तरह से वो एलपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आरपी जो है वो फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनर्टनेस को एलपी से रिप्रेजेंट किया गया है और फ्रिक्शन को आरपी से रिप्रेजेंट किया गया है। पोर्ट युक्त एनक्लोजर में जो है एक समानांतर अनुनादीय परिपथ की तरह व्यवहार करता है, और जिसके कंप्लायंस सीए है, इनर्टनेस इनर्शिया एलपी है और फ्रिक्शन जो है आरपी होते हैं। वो हमने अभी डायग्राम में देखा है। कौन क्या कर रहा है, वो एक श्रेणी अनुनादीय परिपथ की तरह व्यवहार करता है, मतलब वो सीरीज रेजोनेंट सर्किट की तरह व्यवहार करता है, जिसमें कंप्लायंस सीसी और इनर्शिया एलसी होते हैं। मतलब इसमें जो हमारे पास पोर्ट है वो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है, और जो कौन है वो सीरीज रेजोनेंट सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है। डिजाइनिंग इस तरह से की जाती है कि वो एक दूसरे को जो है इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। सर्किट के कंपोनेंट्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है जिससे ये दोनों रेजोनेंट सर्किट एक दूसरे को ऑफसेट कर देते हैं, मतलब दोनों सर्किट का क्वालिटी फैक्टर भी बराबर रखा जाता है। इसलिए और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं इसमें, इसके लिए जो है दीवारों के अंदर की ओर जो है ध्वनि अवशोषक पदार्थ, मतलब साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल का यूज किया जाता है, अथवा पोर्ट के ऊपर ग्रिल क्लॉथ रख दिया जाता है जो कि फ्रिक्शन या रेसिस्टेंस को बढ़ा देता है। इसमें एनक्लोजर की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, जस्ट ए फॉर्मूला है 0.025 A/V² की पावर 0.25। ए वॉल्यूम, ए एरिया है पोर्ट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, और वी जो है एनक्लोजर का वॉल्यूम है मीटर क्यूब में। तो हमने इसमें जो है बैफल और एनक्लोजर के बारे में देखा है, बैफल के टाइप देखे हैं, और इसमें 4 टाइप होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट बैफल, एनक्लोजर, और लास्ट वन इज बास रिफ्लेक्स बैफल। बैफल क्यों यूज करते हैं, ताकि लो फ्रिक्वेंसीज का जो अटेन्यूएशन हो रहा है आगे की वेव्स और पीछे की वेव्स के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होने की वजह से उसको अवॉइड करने के लिए, उसको कम करने के लिए बैफल यूज करते हैं। मतलब एक तरह का दृढ़ तथा फ्लैट मटेरियल है जो कि लाउड स्पीकर कोन के किनारों को बढ़ाकर उसकी प्रभावी लंबाई
बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ करके क्या करते हैं, लो फ्रिक्वेंसीज़ की अटेन्यूएशन को अवॉइड करते हैं, मतलब लो फ्रिक्वेंसीज़ को अटेन्यूएट होने से बचाया जाता है। बाकी इसके बाद हम आगे के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।